अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। जैसा कि हम एसएल इक्वेशंस को हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो पिछले लेक्चर में हमने एसएल इक्वेशन सिस्टम डिफाइन किया था। तो हमने एसएल सिस्टम कैसे डिफाइन किया था कि हमने एसएल इक्वेशन ली थी और उसके ऊपर हमने कुछ बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन की थी, तो जिससे हमारे पास एसएल सिस्टम बना था। ठीक है, तो आज हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल्स करने का मतलब ये है कि हम कुछ इक्वेशंस लेंगे, यानी एसएल सिस्टम लेंगे, और हम ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा सिस्टम रेगुलर सिस्टम है, कौन सा सिंगुलर सिस्टम है और कौन सा पीरियोडिक एसएल सिस्टम है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, बाउंड्री कंडीशंस, तो उनके मुताबिक हमें पता चलता है। तो मैं पहले रिकॉल कर दूं कि रेगुलर एसएल इक्वेशन क्या थे, कि जिसमें पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दोनों ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। पीरियोडिक एसएल इक्वेशन वो होती है जिसमें पी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन हो, यानी जो आपका इंटरवल दिया होता है ए से बी तक, जैसे ये एसएल इक्वेशन है तो ये हमने डिफाइन की होती है ए से लेके बी इंटरवल तक। तो ए से लेके बी तक वो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, यानी एक्स पे वही आंसर आना चाहिए जो आंसर आएगा पी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए पे, और इसी तरह आर ऑफ एक्स के लिए और इसी तरह क्यू ऑफ एक्स के लिए। और सिंगुलर हमने एसएल इक्वेशन वो कही थी जिसमें पी ऑफ ए जीरो हो जाए या पी ऑफ बी जीरो हो जाए, या दोनों पॉइंट पे आंसर जीरो आ जाए, या फिर आर ऑफ ए जीरो हो जाए या आर ऑफ बी जीरो हो जाए, या आर जो है ए और बी दोनों के ऊपर जीरो आ जाए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम सिंगुलर एसएल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इन इक्वेशंस के साथ, यानी जब इसके साथ बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो रेगुलर एसएल सिस्टम बनता है, जब इसके साथ पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं तो पीरियोडिक एसएल सिस्टम बनता है, और जब सिंगुलर के साथ हम कंडीशंस लगाते हैं, बेसिकली इसमें कोई खास कंडीशन आती नहीं है। हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर ए पे जीरो हो रहा है तो ए पे कोई बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं होती, अगर बी पे जीरो है तो बी पे बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं होती, अगर दोनों पे जीरो आ रहा है तो दोनों पे बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन सिर्फ ये होता है हमारा कि जो हमारा यू ऑफ एक्स यहाँ पे फंक्शन यूज हो रहा होता है वो बाउंडेड होना चाहिए। तो अब मैंने ये एग्जांपल्स लिखी हैं, तो हम बारी बारी इन एग्जांपल्स को करेंगे कि इनमें से कौन सा हमारा रेगुलर एसएल सिस्टम है, कौन सा पीरियोडिक है और कौन सा सिंगुलर एसएल सिस्टम है। तो हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी इक्वेशन है यू डबल प्राइम प्लस 1 प्लस 16 के कॉस 2x इंटू यू इज इक्वल टू 0, और बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास यू ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड यू ऑफ पाई इक्वल टू 0। ओके, अब हम इस u को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा u डबल प्राइम प्लस u प्लस 16k cos 2x u ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि d बाय डी एक्स डी एक्स एंड u ऑफ x। इसको इस तरह क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है तो ये भी सेकंड डेरिवेटिव है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी स्केयर हो जाएगा और ये डी एक्स स्केयर हो जाएगा, तो ये बेसिकली यू ऑफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ एक्स, और इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 16 cos 2x मल्टीप्लाई लैम्डा और मल्टीप्लाई यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं अब इस इक्वेशन को एसएल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो जो मेरा अंदर वाली ब्रैकेट में डेरिवेटिव के साथ रकम आती है वो हमारा पी ऑफ एक्स होता है। तो पी ऑफ एक्स हमारा 1 के इक्वल है। अब जो नेक्स्ट है, जो पहले हम इसको देख लेते हैं, तो जो लैम्डा वाली रकम के साथ आता है उसको हम आर ऑफ एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला सॉरी यहाँ पे के था हमारा, तो ये के जो है ये लैम्डा की जगह आएगा, ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा आर ऑफ एक्स की जगह आएगा, और ये वाला हमारा ये वाला यू एक्स आ जाएगा। तो कंपेयर करें इस वाली टर्म को इस वाली के साथ, तो लैम्डा की जगह के आ रहा है, यानी लैम्डा हमारा के होगा, और आर ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या बचेगा 16 cos 2x बचेगा। और यहाँ पे अब जो ये वाली रकम बची है इसके साथ जो यू ऑफ एक्स के साथ आएगा वो हमारा क्यू ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पर भी क्यू ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमारा क्यू ऑफ एक्स जो है वो 1 के इक्वल आ गया। तो मैंने सिंपली क्या किया है कि जो हमने इस इक्वेशन थी इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा है और एसएल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद हमें क्या पता चला है कि पी ऑफ एक्स 1 के इक्वल है, क्यू ऑफ एक्स भी 1 के इक्वल है, और आर ऑफ एक्स जो है वो 16 टाइम्स cos 2x के इक्वल है। ओके ओके जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमने इन तीनों में से चेक करना है
कि ये हमारी रेगुलर एसएल इक्वेशन है, पीरियोडिक है और सिंगुलर है। इन तीनों को चेक करना है हमने। तो पहले हम सिंगुलर देखते हैं कि ये सिंगुलर क्यों नहीं है। जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्या है, एक 0 है और एक पाई है, यानी हमारा जो इंटरवल है इस केस में वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है। अब देखें, अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूँ तो 1 आंसर आना है, यानी 0 आंसर नहीं आना। यानी हम अगर पुट करें तो पी ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल आया और वो 0 नहीं आया। और अगर मैं दूसरा बाउंड्री पॉइंट इसमें पुट करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास पी ऑफ 0, सॉरी पी ऑफ पाई, और इसके ऊपर भी 1 आंसर आएगा, तो 0 आंसर नहीं आया। ओके, अब दूसरी कंडीशन हमने क्या चेक करनी है कि आर ऑफ ए या आर ऑफ बी तो नहीं 0 आ रहा। अगर हम आर ऑफ ए या आर ऑफ बी को देखें तो आर ऑफ 0 जो है, यानी इस ए पे देखना, ये बी है मेरा, आर ऑफ 0 है क्या आ जाएगा 16 इंटू काज 0 हो जाएगा, और काज 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं पाई पे वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा आर ऑफ पाई, और यानी ये भी हमारा 0 नहीं आया। और अगर आर ऑफ पाई पे वैल्यू निकालें जो ये वाला है तो ये आ जाएगा 16 टाइम्स कॉस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो cos 2 पाई cos 0 बन जाता है, तो इसका मतलब है उसका आंसर भी 16 आता है, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे एंड पॉइंट्स के ऊपर ना तो पी ऑफ एक्स 0 हो रहा है और ना ही हमारा आर ऑफ एक्स 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है। ठीक है, तो पीरियोडिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉरी पहले हम देखते हैं अब ये रेगुलर है कि नहीं है, यानी ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस केस में ये वाला ही नहीं है सिंगुलर, हम पीरियड रेगुलर चेक करने लगे हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारा आर ऑफ एक्स है वो 90 cos 90 क्या होता है, cos 90 डिग्री, यानी cos पाई बाय 2 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो मुझे यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि जो हमारा पाई बाय 2 है वो तो इस इंटरवल में है। तो अगर किसी तरह यहाँ पे हमारा वो बन जाए 90 डिग्री बन जाए तो वो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर इसमें मैं अब x की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये cos 90 डिग्री बन जाएगा, यानी मैं ये चाहता हूं कि cos 2 यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाए, cos पाई बाय 2 बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे मैंने ये 90 डिग्री बनाना है, अगर यहाँ पे मैं 45 डिग्री रखूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पहले ही मौजूद है, तो अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मेरे पास cos 90 डिग्री बन जाएगा, और cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम इसमें पुट करते हैं, यानी मैं ये कंप्यूट करना चाह रहा हूँ आर ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री को किससे ज़ाहिर करते हैं, पाई बाय 4 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 मल्टीप्लाई cos पाई बाय 4, और ये आ जाएगा हमारा 16 cos, ये कैंसिल हो गया पाई बाय 2, तो ये cos 90 डिग्री बन गया, और cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ओके, तो अब देखें आर ऑफ एक्स जो है वो हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, लेकिन रेगुलर सिस्टम वो होता है जिसमें आर ऑफ एक्स जो है किसी भी पॉइंट पे 0 के इक्वल ना आए। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये सिंगुलर इसलिए नहीं है कि बाउंड्री पॉइंट्स पे 0 आंसर नहीं आ रहा, और ये रेगुलर इसलिए नहीं है कि इसके एक पॉइंट के ऊपर आंसर जो है आर का वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है नॉट सिंगुलर एंड नॉट रेगुलर। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये वाली जो है पीरियोडिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रही। ओके, पीरियोडिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें ये फंक्शंस को देखना है, पी ऑफ एक्स को देखना है, आर ऑफ एक्स को देखना है, और इस वाले फंक्शन को देखना है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये याद रखें कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि पी ऑफ एक्स पे भी वही आंसर आ रहा है, और अगर आप इसमें ये पुट करेंगे यानी पी ऑफ एक्स का आंसर 1 आ रहा है, और मैंने फाइंड करना है पी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए करना है यहाँ पे। ठीक है, बी माइनस ए, तो ये मेरा बी है और ये मेरा ए है, तो पाई माइनस 0 करूंगा मैं, पाई माइनस 0, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स प्लस पाई, और इसको मैं इधर पुट करना है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है पी वाला, तो इसका आंसर वापस 1 आ जाएगा, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह क्यू ऑफ एक्स भी 1 के इक्वल है, तो सेम आर्गूमेंट हम कंटिन्यू करेंगे, यानी ये वाला सेम आर्गूमेंट कंटिन्यू करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये वाला भी हमारा कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब हमने इसको चेक करना है
आर ऑफ एक्स को चेक करना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है। तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर ऑफ एक्स प्लस पाई माइनस जीरो, पाई के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 16 टाइम्स कॉज। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, अब एक्स प्लस पाई पुट करना है। ये हो जाएगा कॉज 2 टाइम्स एक्स प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 16 टाइम्स कॉज 2x प्लस 2 पाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो 2 पाई भी हमारे पास 0 के इक्वल होता है, यानी 0 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये 0 होके इसमें खत्म हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 cos 2x आ जाएगा। तो देखें जहां से हमने स्टार्ट किया था, यानी r ऑफ x हमारा किसके इक्वल था, 16 cos 2x के इक्वल था। तो जब हमने इसमें ये वाली वैल्यू रिप्लेस की है x प्लस पी बी माइनस ए, तो हमारा आंसर वापस क्या आ गया, 16 cos 2x आ गया। तो इसका मतलब है कि p ऑफ x भी, q ऑफ x भी और r ऑफ x जो तीनों हैं, ये हमारे कौन से फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है। अब हमने इन कंडीशंस को देखना है। तो कंडीशंस को अगर देखें तो ये कंडीशन मेरे पास इस तरह है कि 0 पे भी 0 आंसर है और इस पे भी 0 आंसर। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो ये आ जाएगा u ऑफ पाई। तो हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन है, यानी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे भी वही आंसर आ रहा है और फाइनल वाले पॉइंट पे भी वही सेम आंसर आ रहा है। जब स्टार्टिंग और फाइनल वाले पे सेम आंसर हो तो ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन होती है। तो जो गिवन इक्वेशन है हमने चेक किया है कि वो हमारे पास सिंगुलर इसलिए नहीं है, सिंगुलर इसलिए नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे 0 आंसर नहीं आ रहा, बाउंड्री पॉइंट्स पे 0 आंसर नहीं आ रहा, ना 0 पे आंसर 0 आ रहा है, ना पाई पे 0 आंसर आ रहा है। ये मैंने चेक किया यहाँ पे, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद ये रेगुलर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पाई बाय 4 पे 0 आंसर आ रहा है। तो अगर किसी पॉइंट पे 0 आंसर आ जाए तो वो रेगुलर नहीं रहती। ओके, और उसके बाद हमने चेक किया ये पीरियोडिक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी चेक किया पीरियोडिक होता है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक है। उसी तरह इसको भी मैंने चेक किया कि आर ऑफ एक्स 16 cos 2x था, तो मैंने x की जगह क्या रिप्लेस करना था, x प्लस बी माइनस ए। तो मैंने रिप्लेस किया x प्लस पाई माइनस 0, यानी इसमें मैंने पाई माइनस 0 पुट किया है, पाई माइनस 0 पाई के इक्वल है, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 पाई 0 डिग्री के इक्वल होता है, यानी 2 पाई जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये 0 होके फिर दोबारा cos 2x आ गया, तो वही फंक्शन आ गया शुरू वाला। तो ये तीनों फंक्शन पीरियोडिक हैं। जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी पीरियोडिक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है, एसएल सिस्टम है। अब हम दूसरी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो अब हमने ये वाली एग्जांपल कंसीडर करनी है, तो इस वाली को भी मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। ये मेरे पास बनेगा x डी बाई डी एक्स, यानी ये डबल डेरिवेटिव है तो ये 2 पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे u ऑफ x आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर u आ जाएगा, और सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है, और 2x स्क्वायर u प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स क्यूब u ऑफ x इज इक्वल टू 0। और बाउंड्री कंडीशन ये वाली है हमारे पास, ठीक है, इस दफ़ा ये वाली बाउंड्री कंडीशन है। ओके, अब हम अगर देखें तो हमने इसको एसएल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यानी हमने बाहर एक डेरिवेटिव लेके आना है। तो इसको मैं अगर इस तरह लिख लूँ तो ये x लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, और ये रकम मैं एक ही कंसिडर कर रहा हूँ डी यू बाई डी एक्स प्लस, अब ये रकम होगी हमारे पास। अब मैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसको मैं लिख लेता हूँ डी यू बाई डी एक्स, और ये ब्रैकेट में आ गई, और प्लस 2x स्क्वायर u ऑफ x प्लस लैम्डा एक्स क्यूब u ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव में से एक d बाई डी एक्स अलग बाहर लिख लिया। अच्छा, इस 1 को हम इस तरह लिख लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह आ रहा है d बाई डी एक्स ऑफ x, क्योंकि हमें पता है कि अगर x का डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एफ मल्टीप्लाई जी, एक फंक्शन वैसे ही और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और प्लस फिर जी फंक्शन वैसे ही, सॉरी एफ का डेरिवेटिव ऑफ एफ, और जो जी फंक्शन होता है उसको वैसे लिखते हैं। ठीक है,
प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन वैसे ही। तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को इस वाले के साथ कंपेयर करें तो क्या आ रहा है, ये वाली जो रकम है, अगर हम इस इक्वेशन को इस वाले के साथ कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एफ आ रहा है तो एफ की जगह मेरा एक्स आ रहा है, आगे डी बाई डी एक्स आ रहा है तो ये जी की जगह मेरा क्या रकम आ रही है, डी यू बाई डी एक्स आ रही है प्लस उसके बाद एफ की जगह मेरा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है यानी एक्स का डेरिवेटिव और फिर जी की जगह जो ये वाली रकम थी वो आ रही है, ठीक है। और यहाँ एफ की जगह क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, क्लियर है। एफ की जगह एक्स और आगे डेरिवेटिव ऑफ जी, तो जी की जगह ये पूरी रकम प्लस फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ, एफ की जगह एक्स था तो एक्स आ गया और फिर इस रकम का डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि ये डेरिवेटिव का फार्मूला क्लोज होना है, तो डी बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी एक्स आ जाएगा और आगे क्या होगा, एफ की जगह एफ ने आना है तो एफ की जगह एक्स आ रहा है तो ये एक्स आ जाएगा और यहाँ पर जी की जगह क्या आना है, ये वाली रकम, तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस, तो ये वाला जो दो रकमें थी ये क्लोज हो गई हैं। अब आपके पास ये आ गया 2x स्क्वायर u ऑफ x प्लस लैम्डा x क्यूब u ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरा तरीका मैंने पहले पिछले लेक्चर में सिखाया हुआ है कि हम इस वाले को इंटीग्रेशन फैक्टर वाले मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में हमें इंटीग्रेशन फैक्टर मेथड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, तो हमें जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा काम करने की कि पहले हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालें, उससे मल्टीप्लाई करें, फिर हम फार्मूला क्लोज करें। तो यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन है कि x है, x का डेरिवेटिव 1 है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो हमें ज़्यादा इधर मतलब वो लॉन्ग जो है फार्मूला लगाने की या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सिंपली ऑब्जर्व किया है यहाँ x है, आगे उसका डेरिवेटिव 1 है, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ये मैंने फार्मूला क्लोज कर लिया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें इस वाले के साथ, तो यहाँ मेरा पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल आ रहा है, आर ऑफ एक्स जो है वो मेरा क्यू ऑफ एक्स जो है वो मेरा ये आ रहा है 2x स्क्वायर, और जो आर ऑफ एक्स है वो लैम्डा वाले के साथ की रकम आती है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स क्यूब के इक्वल आ रहा है। ओके, और यहाँ पे हमें इंटरवल क्या गिवन है, अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है वो किसके ऊपर दी हुई है, 2 के ऊपर दी है। तो इसका मतलब है इसके लिए हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा 1 से लेके 2 तक। ओके, अब देखें ये 1 से लेके 2 तक हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो p ऑफ x का जो आंसर है वो आपका 1 से लेके कहाँ तक आना है, 2 तक आना है, तो 0 के इक्वल नहीं आना। तो इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा। अगर हम आर ऑफ एक्स को देखें तो इसका आंसर जो है 1 से लेके 2 पुट करना है हमने इसमें फाइनल, तो ये 8 आ जाएगा, यानी 1 से लेके 8 तक आंसर आएगा। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, यानी ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ये वाला भी 0 के इक्वल नहीं है। कौन से इंटरवल के ऊपर, 1 से लेके 2 तक, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ 0 पे 0 आना था और इसका आंसर भी 0 पे 0 आना था, तो 0 तो हमारे इंटरवल में शामिल ही नहीं है। जब 0 शामिल नहीं है तो ना पी ऑफ एक्स 0 की इक्वल है और ना ही हमारा आर ऑफ एक्स 0 की इक्वल है। तो हमारी ये वाली पीरियोडिक रेगुलर एसएल सिस्टम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, आपके पास रेगुलर एसएल इक्वेशन है। ओके, अगर हम ये बाउंड्री कंडीशंस देखें तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जो है जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाई थी, वो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि अल्फा 1 यू ऑफ ए प्लस अल्फा 2 यू प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन होती है बीटा 1 यू ऑफ बी प्लस बीटा 2 यू प्राइम ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ए 1 के इक्वल है और बी 2 के इक्वल है, और यहाँ पे अल्फा 1 3 के इक्वल है, अल्फा 2 4 के इक्वल है, बीटा 1 5 के इक्वल है और बीटा 2 -3 के इक्वल है। तो ये रेगुलर एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो हमने चेक किया कि ये इक्वेशन भी रेगुलर एसएल इक्वेशन है और जो उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस हैं वो किसकी हैं, रेगुलर एसएल की बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी कौन सी इक्वेशन, ये कौन सा सिस्टम बना है, रेगुलर एसएल सिस्टम बना है हमारे पास। अब हम थर्ड वाली एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो थर्ड वाली में भी हम इंटीग्रेशन बाय फैक्टर वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x होता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव होगा, फिर
फिर हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन वैसे ही। तो पहले हम इसको पिछले सवाल की तरह पहले डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी स्केयर एक्स, और यहाँ यू एफ एक्स आ जाएगा, और माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स यू इक्वल टू 0। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर डी बाई डी एक्स, और इसको लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स यू ऑफ एक्स लिख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव बाहर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। तो ये मेरे पास एक रकम बन गई, ये दूसरी बन गई, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्केयर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वापस यही वाला आंसर आएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया, और फिर इधर लिख लेते हैं डी यू बाई डी एक्स और प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0। तो दोबारा हम सेम फार्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। ये मेरा एफ फंक्शन वैसे ही, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये जी है, और ये मेरे पास इधर फिर से एफ आ रहा है, और ये मेरे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो ये मेरे पास बन गया एफ वैसे ही जी का डेरिवेटिव, क्योंकि जी का डेरिवेटिव आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ का डेरिवेटिव, और फिर यहाँ पे जी वैसे ही आ रहा है। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट फार्मूला क्लोज हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई जी आ जाएगा। जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, पहले एफ ने आना है, एफ मेरे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जी मेरे पास क्या है डी यू बाई डी एक्स, और प्लस ये दोनों रकमें क्लोज हो गई हैं, और ये आ गया लैम्डा टाइम्स यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी इंटीग्रेशन बाय फैक्टर वाले मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जब हमें सिंपल इक्वेशन गिवन और हमें पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पे रकम इसका डेरिवेटिव पहले से मौजूद है, तो हमें कोई भी नई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ प्रोडक्ट फार्मूला क्लोज करने की जरूरत होती है। अब हम अगर कंपेयर करें इस वाली क्वेश्चन इस वाली के साथ, तो यहाँ पे आपका पी ऑफ एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आपका आर ऑफ एक्स जो है जो लैम्डा के साथ आता है वो होता है, तो यहाँ पे आर ऑफ एक्स आपका 1 के इक्वल है, यानी यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्यू ऑफ एक्स वाली रकम ही नहीं है, वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। और यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस हमें क्या है, बाउंड्री कंडीशंस गिवन है 1/2 से लेके कहाँ तक, 3/4 तक। इसका मतलब है इस केस में हमारा जो इंटरवल है वो 1/2 से लेके कहाँ तक है, 3/4 तक है। ओके, अगर हम देखें तो ये वाला फंक्शन कहाँ पे 0 होता है, ये वाला फंक्शन, ये या तो x की वैल्यू 1 पे 0 देना था, या x की वैल्यू -1 पे 0 देना था, लेकिन ये दोनों वैल्यूज हमारी इस इंटरवल में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि p ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यूज शामिल ही नहीं है हमारी जिन पे 0 आना था, ये जब शामिल नहीं है तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 है इन वैल्यूज के ऊपर और इसके दरमियान किसी भी वैल्यू पे। और इसी तरह ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कभी 0 नहीं आएगा। और हमने रेगुलर के लिए क्या देखना होता है कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और आर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारा आर ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और पी ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रेगुलर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये वाली जो हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये इसी तरह की गिवन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अल्फा 1 के इक्वल है और अल्फा 2 0 है, और यहाँ पर बीटा 1 1 के इक्वल है और बीटा 2 हमारा 0 के इक्वल है। तो आप कंपेयर करके आसानी से लिख सकते हैं इनको। तो जो इक्वेशन है वो भी रेगुलर में कन्वर्ट हुई है, रेगुलर एसएल इक्वेशन में, और जो बाउंड्री कंडीशंस है वो भी किसकी हैं, रेगुलर एसएल की कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन है इन बाउंड्री कंडीशंस के साथ ये क्या है, रेगुलर एसएल सिस्टम है। अब अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो भी इसी तरह की गिवन है, लेकिन उसमें सिर्फ किस बात का फर्क है, इस वाली बात का फर्क है। तो सेम यानी इक्वेशन है, सेम इसी तरह कन्वर्ट होगी एसएल में, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट है। तो अगर मैं ये वाली बाउंड्री कंडीशंस लूँ तो क्या होगा, मेरे पास ये वाला इंटरवल जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब ये वाला इंटरवल चेंज होगा तो ये वाला x हमारा बिलोंग करेगा -1 से लेके कहाँ तक, 1 तक। तो अब इंटरवल -1 से लेके 1 तक बिलोंग करेगा। तो अब ये वाली बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब देखें, अब हमारा -1 भी डोमेन में शामिल है और 1 भी डोमेन में शामिल है। तो अगर मैं -1 लिखूं तो -1 पे आंसर 0 आना है, और अगर मैं पी ऑफ 1 देखूं उस पे आंसर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने ये कहा था अगर किसी पॉइंट पे 0 आंसर आ जाए, यानी बाउंड्री पॉइंट्स पे, ये -1 उस पर भी 0 आ रहा है और इस पे भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये वाली फिर इसका मतलब है इन बाउंड्री कंडीशंस के साथ
जो हमने यहाँ पे लिखी है ये वाली, इन बाउंड्री कंडीशंस के साथ ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, सिंगुलर एसएल सिस्टम बन रहा है। तो इस दफ़ा ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर एसएल सिस्टम बन जाएगा। ओके, अब हमारे पास रह गई लास्ट वाली दो इक्वेशंस। तो ये दोनों इक्वेशंस भी सेम है, सिर्फ किस बात का फ़र्क है, इन दोनों में भी हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस का फ़र्क है। तो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हम सेम तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि x है और इसका आगे डेरिवेटिव 1 पड़ा हुआ है, यहाँ भी x है और इसका डेरिवेटिव आगे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कन्वर्जन कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप सिंपली जिस तरह मैंने इसको क्लोज किया था, आप सिंपली इस वाली को क्लोज करेंगे। ठीक हो गया। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि इस इक्वेशन को आप इसी तरह कन्वर्ट करेंगे जैसे मैंने इस वाली को कन्वर्ट किया था। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ओके, और मैंने कहा कि u को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इस रकम को पहले लिख लिया, इस वाली को बाद में लिख लिया। अगर हम इस वाली से कंपेयर करें तो p ऑफ x जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। और इस वाली टर्म को इस वाली से कंपेयर करें तो आपका q ऑफ x जो है वो माइनस एन स्क्वायर के इक्वल आएगा। और इस वाली को इस वाली से कंपेयर करें तो आपका r ऑफ x जो है वो 1/x आएगा, और यहाँ पे लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, k स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से हम इंटरवल देखें, हमारा 1 से स्टार्ट और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 2 तक। तो x बिलोंग करेगा 1 से लेके 2 तक। अगर अब हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारा ये 1 2 गिवन है, इस पे इन वैल्यूज को चेक करें तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी जो पुट करेंगे वही आंसर आएगा। तो इस वाले का आंसर कहाँ से कहाँ तक आने हैं, 1 से लेके 2 तक। तो p ऑफ x जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। और अगर r ऑफ x को देखें तो 1 पे आंसर 1 आएगा, 2 पे 1/2, और बाकी पॉइंट्स पे इनके दरमियान आंसर आना है। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आता, तो ये भी r ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 1 पुट करेंगे 1 और 2 पुट करेंगे 2, यानी हमारे आंसर आएंगे 1 से लेके किसके दरमियान, 1/2 के दरमियान आएंगे। तो ये 0 नहीं आएगा। तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रेगुलर एसएल इक्वेशन की सेटिस्फाई कर रहा है कि p ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 है और r ऑफ x जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। और जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है वो भी हमारे पास रेगुलर एसएल की बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। तो ये वाला जो सिस्टम है, इन बाउंड्री कंडीशंस के साथ कौन सा सिस्टम है, रेगुलर एसएल सिस्टम बन रहा है। और अगर हम इसी इक्वेशन को दूसरी बाउंड्री कंडीशंस के साथ देखें जो नीचे गिवन है, तो जो यानी कि हमारा 6 वाला पार्ट है उसमें u ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और u ऑफ 1 जो है वो क्या दिया हुआ है, 0। तो इस केस में हमारा इंटरवल ये बाउंड्री कंडीशन है और ये वाली है, तो x बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 तक। और अब अगर हम देखें इस p ऑफ x को, तो इसमें अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो r ऑफ x 1/0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी r ऑफ 0 जो है वो 1/0 किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। तो हमारा जो ये वाली इक्वेशन इन बाउंड्री कंडीशंस के साथ है, एक तो p ऑफ x 0 पे आ रहा है तो यही काफ़ी है। अगर बाउंड्री पॉइंट्स पे अगर आंसर 0 आ जाए p ऑफ p का या r का, तो इसका मतलब है कौन सी इक्वेशन बनती है, सिंगुलर इक्वेशन बनती है। तो ये 0 पे, इस केस में 0 पे 0 आने की वजह से ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये वाला जो सिस्टम है, सेम सिस्टम कौन सा बन जाएगा, सिंगुलर एसएल सिस्टम बन जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि इक्वेशन सेम है, यानी अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये वाली दोनों इक्वेशन सेम है हमारे पास, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस चेंज करने की वजह से कभी वो रेगुलर बन जाता है, कभी वो सिंगुलर, कभी वो पीरियोडिक। और इसी तरह ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो सिर्फ बाउंड्री कंडीशन चेंज करने से हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है, यानी उसका नाम चेंज हो जाता है। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम सिर्फ इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि ये रेगुलर सिस्टम होगा, सिंगुलर सिस्टम होगा या पीरियोडिक होगा। हमें साथ बाउंड्री कंडीशंस को भी देखना होता है, जो गिवन इंटरवल है उसको भी देखना होता है। ठीक है, तो फिर हमें पता चलता है कि वो कौन सा सिस्टम है। लेकिन अगर सिर्फ रेगुलर इक्वेशन चेक करनी है तो फिर हमें बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं होती। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलर सिस्टम, एसएल सिस्टम एंड एसएल इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए सिर्फ आप इक्वेशन p ऑफ x, r ऑफ x और p ऑफ x को चेक करेंगे, लेकिन सिस्टम देखने के लिए हमें दोनों चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि पहले वो कौन सी इक्वेशन बन रही है और उसके बाद जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो हमें क्या बता रही हैं, तो उसके मुताबिक हम इनको चेक करते हैं। तो हमने ये सारी एग्जांपल की हैं जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे इनको चेक करना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग कोई भी एग्जांपल हो
तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अपनी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।